अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मोहम्मद रिजवान। जैसे कि आपको पता है हम 4.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके 2 लेक्चर जो है वो आ चुके हैं, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम उससे आगे चलेंगे। तो ये एक्चुअली 4.3 एक्सरसाइज का तीसरा लेक्चर है। तो अगर आप शुरू से 4.3 एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप पिछले दोनों लेक्चर भी देख लें, प्लेलिस्ट में जाके आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे। तो मैं स्टार्ट में एक बात आपको बता दूं कि इस वक्त मौजूदा हालात में ना बच्चों को फोकस्ड स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसीलिए मेरा तो प्रोग्राम था ये कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन के पहले एक थ्योरी का लेक्चर दूं और फिर ये सारी चीज़ें वाइंड अप करूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी हमें एक्सरसाइज करवाएं, क्योंकि इस वक्त मौजूदा हालात को देखें तो हमारा काम यही बनता है कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको फ़ौरन ही जल्दी जल्दी करवा दूँ। इनकी थ्योरी के लेक्चर मैं ऐड करता रहूँगा। 4.3 तक की थ्योरी के लेक्चर मैंने ऐड कर दी हैं, काइंडली उसको देख लें। तो आज अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 13 जो कि स्मार्ट सिलेबस में है वहां से हमने कंटिन्यू करनी है। आप ये क्वेश्चन करने से पहले या ये आगे वाले क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें ओवरव्यू कर लें। जैसे कि ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं सारे के सारे रिजल्ट्स, तो कुछ रिजल्ट्स लिख लें। यहाँ पे लिखवा रहा हूँ जी रिजल्ट्स में, कह लें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनमें सबसे पहला इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर्स तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ये मैंने आपको बाकायदा तौर पे प्रूफ करके दे दिया था। आप इस रिजल्ट को पता नहीं कैसे सोच रहे हैं, आप सिर्फ इस इक्वेशन को देख लें। ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, ये इक्वेशन पहली चीज़ तो ये है कि ये कब बनती है, ये उस वक्त बनती है जब दोनों स्लोप आपके पास डिफाइन हो, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसी लाइन ना हो जिसकी इंक्लिनेशन 90 हो, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। आप ये देखिए कि अगर आपको वो कह दे कि साबित करें ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो आप क्या करेंगे? आप दोनों की स्लोप्स निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद दोनों की प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट का आंसर अगर -1 के इक्वल आ गया तो आप कहेंगे ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। अब इसी का काउंटर क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा? इसी का काउंटर क्वेश्चन मैं ऐसे करूंगा कि मैं आपको खुद बता रहा हूं कि लाइनें परपेंडिकुलर हैं, एक की स्लोप मैंने दे दी है, दूसरे की आप निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं ये कह दूं कि लाइन परपेंडिकुलर है और एक स्लोप आपके पास है, तो जो भी आपके पास है वो उधर ले जाएं, यानी कि -1/m1 कर दें तो दूसरे की स्लोप आ जाएगी, और अगर दूसरे की है तो m2 को डिवाइड कर दें तो पहले की आ जाएगी। तो ये काउंटर क्वेश्चन हो गया जो आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा रिजल्ट मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास दोनों लाइनें पैरेलल हों, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल तो उनकी स्लोप्स हमेशा बराबर होती हैं। अब आप इसके भी दोनों तरह से आने वाले क्वेश्चन देख लें। एक तो ये आ सकता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाने हैं। एक तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि ये 2 लाइनें साबित करते हैं दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो आप दोनों की स्लोप निकालेंगे, दोनों की स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू एक जैसी आएगी, दोनों के आंसर एक जैसे आएंगे, तो आप कहेंगे ये पैरेलल है। अब मैं इसका काउंटर क्वेश्चन करूंगा तो कैसे करूंगा? मैं ये कहूंगा कि ये लाइन है एक, इसके पैरेलल दूसरी लाइन है, उसकी स्लोप बताएं। तो जब मैंने कह दिया कि मैंने एक आपको लाइन दे दी हुई है तो आप उसकी स्लोप निकाल लेंगे, और आपको पता है कि दूसरी इसके पैरेलल है तो दूसरी की स्लोप भी यही बनेगी, तो आप वही वाली रख देंगे। तो ये इसका काउंटर क्वेश्चन हो गया। अब ये दोनों के दोनों रिजल्ट मुझे यूज करने हैं कंटिन्यूसली, और इसके अलावा जो जो रिजल्ट यूज होने हैं वो सारे मैं नीचे एक क्वेश्चन के साथ साथ लिखता जाता हूँ। अलबत्ता मैं क्वेश्चन की तरफ को आ रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन हमने करने हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास, लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैं जब इतना क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि ये लाइन कौन सी है। आपके चैप्टर 4 में ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। लाइन का मतलब वो सादा स्ट्रेट लाइन लेता है। अब स्ट्रेट लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है तो मेरा माइंड फौरन ही वहां पे चला जाता है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो 6 है, तो जैसा उसने डाटा दिया होगा मैं वैसा ही पुट करके वही वाली फॉर्म ले लूंगा, तो मैं इक्वेशन निकालूंगा। अब मैंने सिर्फ ये चेक करना है कि आपको डाटा कैसा प्रोवाइड है। ये लाइन एक पॉइंट से गुजर रही है थ्रू -4 और -6 पॉइंट दिया हुआ है जी,
थ्रू -4 और -6 एंड perpendicular to line having slope -3/2। ये क्वेश्चन है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने समझाना है, लेकिन वो लास्ट में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, वो लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो जिस पॉइंट से गुजर रही है आपके पास है, पॉइंट है, और स्लोप उसकी नहीं है, उसके परपेंडिकुलर लाइन की एक स्लोप दी गई है। अब उसने हमें ये खुद बता दिया है कि वो जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको यूज करूंगा, और काउंटर क्वेश्चन वही है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो एक की स्लोप हो तो दूसरे की निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज, ये स्लोप आपके पास है, इसको कह लें फॉर एग्जांपल m1 -3/2 है। अब वो जो दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो मैं उसकी स्लोप कैसे निकालूंगा? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड का मतलब है जिसकी मैंने इक्वेशन निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैं उसकी स्लोप को m2 कह देता हूं, तो मैं वह कैसे निकालूंगा? इसकी स्लोप को उठा के -1 करूंगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो बोथ आर परपेंडिकुलर, इस वजह से -1/m1 मेरे पास है -3/2, तो ये माइनस माइनस से कट गया, तो ये बन गया 2/3। ये उस लाइन की स्लोप बनी जिसकी इक्वेशन आपने निकाली। अब मैं फाइनली देखूं तो मेरे पास डाटा क्या क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप, जो मुझे निकालनी है जिसकी, उसकी स्लोप ये वाली है 2/3 एंड पासिस थ्रू, ये पॉइंट आपको पहले दिया हुआ है, पॉइंट, ये पॉइंट है आपके पास -4 और -6। तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास एक स्लोप है, एक पॉइंट है। अगर पॉइंट और स्लोप हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो मेरे पास क्या है? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। और आप पॉइंट x1 y1 मान लें तो ये बन गया y - y1 की वैल्यू -6 है तो +6 हो जाएगी। स्लोप आपके पास है 2/3 और x माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और आप इसको रीअरेंज कर लें, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 को उससे मल्टीप्लाई कर दें और इन इक्वेशन को आपस में इकट्ठा कर लें तो आपका आंसर बन जाएगा। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा तो बना 3y + 18 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x + 8, तो ये भी उधर ले जाए तो बना 2x - 3y + 8, और वो 18 भी उधर जाके माइनस हो गया इज इक्वल टू 0, तो 2x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यही हमने निकालनी थी, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगर आप लोग इसकी, मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि मुझे इसकी डायग्राम बताएं, आप क्या करेंगे? ये वो इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर मैंने डिटेल में आपको बताना। मैं अगर समझाऊं इसको तो मैं ये कहता हूं कि ये लाइन है, ये एक लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, और ये एक पॉइंट से गुजर रही है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, वो पॉइंट आपको दिया हुआ है -4 और -6, ये है, और इसकी स्लोप नहीं है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की एक स्लोप है आप लोगों के पास, ये वाली लाइन की एक आपके पास स्लोप है, उसकी स्लोप आपको गिवन है जिसको मैंने m1 का हुआ है वो है -3/2। ये हमारा क्वेश्चन था। तो क्योंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये 90 का एंगल बना रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ध्यान से इसको उठा के -1 करूंगा तो इसकी स्लोप निकल आएगी। तो जब मैंने उठा के -1 किया तो जो इसकी स्लोप निकली जिसको m2 का, वो यहां से देखें मेरे पास निकला 2/3। अब आपको जल्दबाजी में ना इसकी स्लोप निकाल के वो बता देगा।
लेकिन एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, मैं अक्सर ही कहता हूँ हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं है। ये जो फिगर मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, ये मैंने प्योर कंडीशनों के साथ नहीं बनाई हुई। मैंने आपको समझाने के लिए, या कोई भी हैंडबुक या कोई भी टीचर जब ये करवाता है तो वो इसको फ़ौरन बना देता है। जबकि अगर आप सोचें थोड़ा सा, तो ये लाइन आपको वर्टिकल नज़र आ रही, ये जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी स्लोप तो अनडिफाइन होती है, वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइन होती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसकी स्लोप तो ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे आपको आंसर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब समझाने के लिए ठीक है, लेकिन ये फिगर ऐसी नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, फिगर कैसी होगी फिर? फिगर एक्चुअली में ये आपको पॉइंट दिया हुआ है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो कहाँ पे होता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसके अंदर से लाइन गुजर रही है, और वो लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्लोप की वैल्यू दी हुई है। हॉरिजॉन्टल तो वो लाइन होती है जिसकी स्लोप जीरो हो, वर्टिकल वो लाइन होती है जिसकी स्लोप अनडिफाइन हो। तो ना लाइन वर्टिकल है ना लाइन हॉरिजॉन्टल है। तो आप अगर टोटल सिस्टम के साथ इसको देखें, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं आप लोगों को, तो ये है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो फिगर बनाते हुए हम जिनका ख्याल नहीं रखते। ऐसे कोई पॉइंट होगा जब फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये जैसे पॉइंट 4 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू -4 है फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कह दूँ, और y की वैल्यू -6 है, तो कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट है -4 और -6। इतनी बरीकियों में वैसे जाते नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है। यानी कि आपको चैप्टर 4 में जो भी फिगर नजर आती है उसके रूल रेगुलेशन के साथ बनाए तो वो कुछ और है। हमने माना हुआ है कि जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक्चुअली में मैं उसको कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम करके मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये हमने शुरू से ज्यूम किया हुआ है। तो लाइन आपके पास कुछ ऐसी होगी, ऐसी, या कोई नॉन वर्टिकल लाइन होगी जो हम पूरे तरीके के साथ भी निकाल सकते हैं, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी। तो ये जो आपको फिगर नजर आ रही है ये वाली, बेसिकली ये है जिसको हमने सीधा किया हुआ है पकड़ के। तो जब कोई बंदा बनाता है ना ये सारी की सारी फिगर्स आउट, तो वो ये सोच के बना रहा होता है कि इस तरह की अगर स्पेशल केसेस में ऐसी फिगर बनी होगी तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो वो ऐसे बना देता है। अलबत्ता आप लोगों ने इनके ऊपर फोकस नहीं करना, छोड़ दें। आप आगे चलें। आगे मेरे पास इस एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने वेक्टर में भी किया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन 15 क्वेश्चन, द पॉइंट्स 15 क्वेश्चन। ए पॉइंट है मेरे पास -1 और 2, बी पॉइंट है मेरे पास 6 और 3, ऐसे एक सी पॉइंट है मेरे पास 2 और -4। उसने लिखा हुआ है ये ट्राइएंगल के वर्ड सीध हैं, तो मैं ट्राइएंगल के साथ इसको बना के दिखा देता हूं। अब ये भी याद रख लें, मैं दोबारा से बात नहीं करूंगा, ये पॉइंट देख के आप इसको सही बना सकते हैं। एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ऐसी होगी कोई लाइन, ये सेकंड में है, ये फर्स्ट में है, और ये चला गया फोर्थ में, तो ऐसी कोई टेढ़ी सी लाइन है, कोई ऐसे करके एक्स और वाई एक्सिस के सिस्टम है। लेकिन हम क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे, फिगर आउट नहीं कर रहे, तो इस वजह से ये फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट आपका बी होगा, ये पॉइंट आपका सी होगा। अलबत्ता ये कोऑर्डिनेट्स देख के मुझे पता चला है, अलबत्ता मैं ये ऐसे बना देता हूँ। ए मेरे पास है -1 और 2, बी मेरे पास है 6 और 3, सी मेरे पास है 2 और -4। ट्राइएंगल के वर्ड्स दिए हुए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड ऑफ ए बी। ए बी का कोई मिड देखो, ए बी का मिड फॉर एग्जांपल सी है, मैं कह देता हूं, और ज्वाइनिंग द मिड डी, ए बी का उसने डी कहा हुआ है, खुद उसने नाम रखे हुए तो खुद ही नाम रखें, ये डी है। और जनाब ए सी का कोई ए और सी का मिड पॉइंट ये उसने कहा हुआ है, ये ई है, तो ये मिड पॉइंट मुझे निकालने पड़ेंगे। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो लाइन जो इनको मिलाकर बनती है, मिड पॉइंट को मिलाकर बनती है, ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन के किसके, बी सी के पैरेलल है। ये हमने वेक्टर में भी किया है कि वो जो मिड पॉइंट को मिला के बनती है लाइन, वो नीचे वाली लाइन के जिसका मिड लिए ही नहीं है, जिस पर मिड कोई नहीं है, देखें जरा, इस पर मिड है, इस पर मिड है, इस पर मिड कोई नहीं है, तो ये जो लाइन जो मिड पॉइंट को मिला के बनती है वो जो तीसरी है जिस पर मिड कोई नहीं है उसके पैरेलल है। एक चीज ये साबित करनी है, और दूसरी उसके हाफ के इक्वल है। या तो यहां पे लिखा हुआ है कि ये भी साबित कर दें कि डी ई एक तो पैरेलल है बी सी के, एंड और उसके साथ साथ डी ई जो है ये वाली,
इस वाली का हाफ है। ये मैंने दो बातें यहां पे प्रूफ करनी है। तो आइए जरा एक एक करके करते हैं। पहले तो ये मिड पॉइंट निकालते हैं डी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जिसको मैंने डी कहा हुआ है। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला लिख रहा हूं, दोनों के एक्स वालों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं और दोनों के वाई वालों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। मिड निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो दोनों के एक्स वालों को, देखो मैं डी निकाल रहा हूं यहां से, कैप्शन में डी देखें, तो मैं दोनों के एक्स वालों को जमा करके -1 + 6 2 पे डिवाइड कर देता हूं और दोनों के वाई वालों को जमा करके 2 + 3 और 2 पे डिवाइड कर देता हूं। तो मेरे पास डी पॉइंट निकल आया 5/2 और 5/2। ये लीजिए डी पॉइंट मेरे पास निकला है। दोनों के एक्स वालों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दिया, दोनों के वाई वालों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब मैं ई के भी निकाल लेता हूं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो जो ए सी का मिड पॉइंट है उसको ई का हुआ है और मिड वैसे ही निकालते हैं, दोनों के एक्स वालों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर लें और दोनों के वाई वालों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें। तो ई मेरे पास क्या आएगा, दोनों के एक्स वालों को ऐड करें तो -1 + 2 और 2 पे डिवाइड कर दें और दोनों के वाई वालों को ऐड करें तो 2 - 4 और 2 पे डिवाइड कर दें। तो आंसर आ गया, इस तरफ 1/2 आ गया और इस तरफ आ गया -2/2, तो -1 आ गया, -2/2 आ गया, यानी कि -1 आ गया, ये कट गया इससे। तो ये आपने दोनों के मिड पॉइंट निकाल लिए। अब क्योंकि ये स्लोप से क्वेश्चन है तो पहले तो मैं इनको पैरेलल साबित करता हूं। तो यहां पे लिखता हूं कि मैं वी हैव टू शो, पहली चीज वी हैव टू शो कि ये वाला डी ई जो है पैरेलल है बी सी के। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये जो लिखा हुआ है, जो आपने करना है, ये क्या है? ये है इसका काउंटर है। अगर आपको पता हो दोनों लाइनें पैरेलल हो तो बराबर आता है। इसका काउंटर क्या होगा? दोनों बराबर हैं तो ये पैरेलल है। हम अब ये देखेंगे क्या दोनों की स्लोप बराबर आती है। अब मैं दोनों की स्लोप निकाल लेता हूं, दोनों पॉइंट्स को। तो मैं कह देता हूं जी स्लोप ऑफ किसकी, ये मेरे पास है डी ई, तो मैं स्लोप ऑफ डी ई निकालता हूं। तो स्लोप निकालने का तरीका वही होता है y2 - y1 / x2 - x1। तो ये डी ई की बात हो रही है, तो जो आगे वाला पॉइंट है ई वो है x2 y2 और पहले वाला है x1 y1। तो ई पे चले जाएं, देखें ये वाला y2 - 1 है, y2 - y1 आपके पास 5/2 है और x2 आपके पास 1/2 है माइनस x1 आपके पास 5/2 है। तो ज़रा ऊपर एलसीएम लें, 2 आ गया तो -2 और -5 हो गया, नीचे भी एलसीएम लें 2 आ गया तो -1 -5 हो गया, 2 2 से कट गया। तो आपके पास डी ई की स्लोप आ गई -7 / -6, 7/6 आ गई। कैन चेक इट। अब दूसरी तरफ चलते हैं। मैं निकाल रहा हूं जी डी ई की स्लोप मैंने निकाली है, बी सी की निकालते हैं। स्लोप ऑफ बी सी, वैसे ही वही वाला फार्मूला स्लोप निकालने का, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो c वाला है x2 y2, तो ये देखें c वाले पे चले जाएं, ये y2 - y1 -4 -3 और x वाले के अंदर से x वाला माइनस कर दें 2 - 4। तो आपके पास आंसर आ गया -7 देखिए y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो ये बना मेरे पास 2 - 6, ये बना, ये देखो y2 -4 -3 2 और -6, तो ये मेरे पास बना -4। तो ये मेरे पास आ गया जी 7/4, ये 7/4 आ रहा है। इस तरफ भी देखें फिर, ये y2 - y1 ओवर x2 - x1, y2 -1 और -5/2 और x2 यहाँ पे सिर्फ 1 आना है, ये 1 आना है यहाँ पे, क्योंकि ये तो 2 से वैसे मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आना है आपके पास -4 और यहाँ पे आपके पास आ गया 4। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1।
जल्दबाजी की कैलकुलेशन है जी ये कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों की स्लोप्स को देख लें तो यहां पे लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की स्लोप बराबर आ गई है। स्लोप ऑफ DE इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, देयरफॉर DBC एंड DE आर पैरेलल। लें जी, ये पहला हिस्सा था जो हमने कर लिया, मतलब कि ये वाला हिस्सा प्रूव हो गया। अब ये रह गया। अब ये कैसे करना है कि जो DE है वो BC का हाफ है, तो ये जो डिस्टेंस है हाफ का मतलब उसके डिस्टेंस की बात हो रही है। अब आपको दोनों के डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो मैं अब यहां पे ये शो कर रहा हूं वी आल्सो शो दैट कि DE इज हाफ ऑफ BC। तो ये करने के लिए मुझे दोनों के डिस्टेंस लेने पड़ेंगे। तो मैं डिस्टेंस लेता हूं, डिस्टेंस फार्मूला आपको आता ही है। मैं पहले DE का डिस्टेंस लेता हूं, तो डिस्टेंस क्या होगा जी, वही वाला फार्मूला y2 या x के अंदर से x वाला माइनस कर दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो d है वो x1 y1 और e जो है वो x2 y2। आए जरा, ये बात हो रही है DE की, ये DE की बात हो रही है, ये D है ये E है। तो x वाले के अंदर से x वाला माइनस कर दें, 1/2 माइनस 5/2। देखें का होल स्क्वायर। देखो x के अंदर से x वाला माइनस हो गया और y वाले के अंदर से y वाला माइनस कर दे, -1 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। और हमने इसको सॉल्व कर लेना। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होगा जो हम इससे निकालेंगे और डिस्टेंस हमें ये बताएगा फार्मूला। चले ज़रा मैं ये निकाल के बताता हूँ आप लोगों को कि क्या होगा। जल्दी जल्दी ज़रा, ये ऊपर बना जी 1 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बन गया -2 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, -4 का स्क्वायर 16/2 का स्क्वायर 4 प्लस -7 का स्क्वायर 49, माइनस प्लस हो जाता है 2 का स्क्वायर 4। तो ये मैं जब सॉल्व कर लूँगा 4 तो 16 और इसको जमा कर दूंगा 49 को, तो 65 बन गया। और 65 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये निकल आया जी DE। तो ये बनी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर DE का डिस्टेंस आ गया। अब आपने DE को कहना है कि DE है जो BC का हाफ है। अब आपको BC का भी डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखें जरा, तो मैं BC का डिस्टेंस निकालता हूं बाय डिस्टेंस फार्मूला उसी तरीके से। तो BC का क्या होगा, x के अंदर से x वाला माइनस कर दें तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर और y वाले के अंदर से y वाला माइनस कर दें -4 और -3 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू, हाँ जी, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 -7 का स्क्वायर 49, तो आंसर आ गया 65। अब आप इसको देखें तो मैं ये जो BC है का आंसर स्क्वायर रूट 65 है, इसको पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन 1 क्या होगा, 1 मेरे पास बनेगी DE इज 1/2 स्क्वायर रूट 65 की जगह पे मैं क्या लगा देता हूं BC। तो चेक कर लें, यहां पे लगा दिया मैंने BC। तो ये शो हो गया कि जो DE है वो BC का हाफ है। तो यहां पे ये क्वेश्चन हमारा वाइंड अप हो गया। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से आपको दोनों मिले हैं। पहला हिस्सा ये है कि एक तो पैरेलल है, पैरेलल के लिए हम स्लोप की हेल्प ले सकते हैं, और दूसरा हिस्सा ये है कि आपने इनके डिस्टेंस के ऊपर बात करनी है तो आपको डिस्टेंस फार्मूले से काम करना पड़ेगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह इससे अगला जो है वो हम अगले क्वेश्चनों के लिए नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा आप लोगों को। कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सारे अपना ख्याल रखें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बेटे। फीमान अल्लाह हाफ़िज़।